हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ पाठ नंबर 7 नेताजी का चश्मा। और इस पाठ के जो रचनाकार हैं उनका नाम है स्वयं प्रकाश। आइए सबसे पहले इनकी जीवनी के बारे में संक्षिप्त विवरण प्राप्त कर लेते हैं। इनका मूल नाम है स्वयं प्रकाश। इनका जन्म 20 जनवरी 1947 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा एवं MA अर्थात मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी से एवं PhD की डिग्री भी इन्होंने प्राप्त की थी। यह मुख्य रूप से इंजीनियर, कथाकार एवं साहित्यकार रह चुके हैं। इन्होंने हिंदी भाषा पर प्रभुत्व कायम रखा था और इन्हें आधुनिक काल साहित्य के रूप में देखा जाए तो आधुनिक काल हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ पाठ नंबर 7 नेताजी का चश्मा। लेखक हैं स्वयं प्रकाश। आइए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इनका नाम स्वयं प्रकाश। इनका जन्म 20 जनवरी 1947 इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ था। यह मुख्य रूप से मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन्होंने इस डिपार्टमेंट में, इस फील्ड में डिप्लोमा किया था एवं साथ ही साथ हिंदी में इन्होंने MA एवं PhD की डिग्री भी प्राप्त की थी। यह एक मुख्य रूप से इंजीनियर, कथाकार एवं साहित्यकार रह चुके हैं। इन्होंने हिंदी भाषा पर प्रभुत्व कायम रखा था। ये आधुनिक काल के लेखक माने जाते हैं। इन्होंने कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, नाटक, निबंध एवं अनुवाद भी लिखे हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही साथ पहल सम्मान, बनमानी पुरस्कार और सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु मुंबई में 7 दिसंबर 2019 को हुई थी। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। नेताजी का चश्मा। पहले जो कठिन शब्द है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है हालदार। हालदार का अर्थ होता है हवलदार। कस्बा, यह छोटा शहर अर्थात गांव से बड़ा कोई छोटा सा शहर अथवा तो छोटा सा नगर हो उसे कहते हैं। और ओपन एयर सिनेमा घर, ओपन एयर सिनेमा घर यानी खुला हवादार, चारों तरफ से हवा आती हो इस प्रकार का सिनेमा घर। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं कि हालदार साहब अर्थात हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे अर्थात एक छोटे से शहर अथवा नगर में जाना पड़ता था, वहां से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसे एक ही बाजार था। कहने का अर्थ बहुत ही कम मकान ऐसे थे जो ईंटों से बने हुए थे अर्थात पक्के थे, और वहां पे कोई ज्यादा बाजार भी नहीं थी, मार्केट भी कोई ज्यादा नहीं था। बस पूरे कस्बे में एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल अर्थात लड़कों का अलग और लड़कियों का अलग, इस प्रकार से स्कूल था। और इसके साथ साथ एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना और क्या था, और 2 ओपन एयर सिनेमा घर। ओपन एयर सिनेमा घर इस तरह का होता है। और एक ठो नगर पालिका भी थी, और एक क्या थी, नगर पालिका थी। आप देख सकते हो नगर पालिका को इस प्रकार से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छत बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। कवि सम्मेलन अर्थात कॉन्फ्रेंस। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे नगर पालिका का जिक्र किया गया है कि नगर पालिका कौन कौन से काम करवाती थी, जैसे कि सड़कों को पक्का करवाना, कबूतरों के लिए छतरी बनवाना, पेशाब घर बनवा देना, ये सब काम किया करती थी। और वही बाजार के चौराहे की जो बात की गई है कि चौराहे पर नेताजी अर्थात सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर अर्थात एक प्रकार का पत्थर होता है, उस पत्थर की एक प्रतिमा लगाई गई थी।
और ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं बस इसी प्रतिमा को लेकर के ये कहानी है। पूरी बात तो अब भी नहीं पता, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अर्थात होने वाला खर्च का जो अनुमान है अर्थात अंदाजा और उपलब्ध बजट अर्थात अवेलेबल बजट, जो बजट है उनके पास उससे कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उपहापों का अर्थ होता है भाग दौड़ और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे लेखक ने बताया है कि समय की बर्बादी किस तरह से हुई होगी, बजट को लेकर के, मूर्ति बनवाने को लेकर के, कारीगरों की कमी को लेकर के, ये सारी समस्याएं उस समय रही होगी, ऐसा मानना लेखक का है। और बोर्ड के शासन विधि अर्थात शासन करने का समय, तो जो नगर पालिका थी उन्हें बोर्ड की जो शासन करने की विधि थी वो समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। अवसर अर्थात मौका, उसे भी एक तक मिला जाए। और अंत में कस्बे के एक लौते अर्थात एकमात्र हाई स्कूल के एक लौते ड्राइंग मास्टर अर्थात जो चित्र के जो मास्टर थे चित्रकला के, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास रखते थे। पटक देने का अर्थात ऑन द स्पॉट दे देना, कि उन्हें कहा गया होगा और उन्होंने तुरंत मूर्ति बना करके दे दी होगी। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर अर्थात एक प्रकार का जो विशेष पत्थर होता है उसकी थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची अर्थात टोपी की नोक से और कोट के दूसरे बटन तक, यहाँ तक मूर्ति की हाइट रही होगी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम अर्थात भोलापन और कम नसीब अर्थात नाबालिग फौजी वर्दी में, जिस तरह से आप देख सकते हो सर की फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो विग्रह याद आने लगते। अब ये 2 चीज बताई गई, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, ये नेताजी के द्वारा दिए गए नारे हैं कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेखक जब इस मूर्ति को देखता है तो बस इस मूर्ति को देखते ही लेखक को यह नारे याद आने लगते हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय अर्थात प्रशंसनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर अर्थात कमी थी जो देखते ही खटकती थी। अब कमी किस बात की थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। या मूर्ति में तो चश्मा दिखाई दे रहा है, लेकिन लेखक ने जो मूर्ति देखी थी उस मूर्ति पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, क्योंकि पूरी जो मूर्ति बनी थी वह मूर्ति संगमरमर पत्थर के बने थी, लेकिन जो चश्मा था वो पत्थर का नहीं था। अब इस प्रतिमा में देख सकते हो कि इस चित्र में जो नेताजी का जो चश्मा है वो पत्थर से बना हुआ है, लेकिन वहां पर जो मूर्ति लगी थी वो मूर्ति में जो चश्मा था वो पत्थर का नहीं था। कैसा था चश्मा? एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। तो इस प्रकार से एक रियल चश्मा उन्हें पहनाया गया था। हवलदार था, हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे यानी कि आगे बढ़े और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने एक लक्षित अर्थात ध्यान में आया हुआ एक लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। उनकी जो हवलदार साहब थे, हवलदार की नजरें इस चश्मे पड़ती है। चश्मा तो रियल था, वास्तविक था, और एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ उनकी नजर इस चश्मे पे टिक जाती है। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल अर्थात असली। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। यानी कि जो जीप में बैठ करके जो हवलदार साहब आगे तो बढ़े, लेकिन उनके मन में जो ख्याल था वो ख्याल था इस मूर्ति के चश्मे को लेकर के ही। और अंत में इस निष्कर्ष अर्थात नतीजे पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय कहा जाए। लेकिन जो कस्बे के जो नागरिक थे, जो रहने वाले लोग थे, उन्होंने एक कोशिश तो की मूर्ति लगवाने की, बस यह चीज सराहनीय लगी। महत्वपूर्ण जो बात की गई यहाँ पर कि
नगर वासियों के द्वारा मूर्ति की स्थापना की जाना। महत्व मूर्ति के रंग, रूप या कद का नहीं, उस भावना का है जो वरना तो देशभक्ति की आजकल मजाक सी होती चली जा रही है। अब देखिए यहाँ जो बताया गया है कि कद्र हमें करनी है उस मूर्ति की नहीं, बल्कि उस नागरिकों की भावनाओं की, कि उनके मन में इस प्रकार की इच्छा हुई कि उन्होंने नेताजी की मूर्ति लगाने के बारे में सोचे। लेकिन लेखक ने देखिए एक करारा व्यंग भी किया है, क्या कि आजकल के जमाने में देशभक्ति क्या बन के रह गया है, हमारे लिए मजाक बन के रह गया है। यदि कोई देश के लिए जान देने में तैयार हो जाए तो लोग उसे पागल कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे, तो बेवकूफ है देश के लिए मर मिट रहा है। तो इस तरह की देशभक्ति भावना आजकल के बच्चों में बहुत ही कम देखने को मिलती है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर अर्थात डिफरेंस, भेदभाव दिखाई दिया। क्या था? जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है, यानी कि इससे पहले जो चश्मा देखे थे वो कुछ अलग था, लेकिन आज कुछ अलग है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, चौकोर अर्थात 4 कोनों वाला, इस प्रकार के चौकोर चश्मा, और मोटा फ्रेम वाला चश्मा था। लेकिन अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा, बापूजी की तरह, गांधी जी का जो चश्मा है उस तरह का चश्मा यहाँ बताया गया है। जो हवलदार साहब थे तो हालदार साहब का कौतुक यानी कि जिज्ञासा और बढ़ गई कि आखिरकार में ऐसा क्यों हुआ। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तो इस प्रकार से देखिए फिर से यहाँ पर लेखक ने व्यंग्य किया है कि मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। अब जब वहां से हालदार तीसरी बार जब गुजरे तो एक और नया चश्मा। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय का अर्थ होता है जिसे दबाया न जा सके, जो मन में इच्छा हो उसे दबा न सके, कंट्रोल में न कर सके। तो इस प्रकार से उनके अंदर भी एक कौतूहल उत्पन्न हुई, जानने की इच्छा पैदा हो जाती है। तो वे पान वाले से ही पूछ लिए, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। अब पान वाले के मुंह, जो पान वाला था वो पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, अर्थात पान पूरी तरह से भरा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था, और जो पान वाला था काला था, मोटा था और हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वो आंखों ही आंखों में हंसा। आंखों ही आंखों में हंसना अर्थात मन में हंसना। देखिए ये एक प्रकार का मुहावरा है। उसकी तोंद थिरकी अर्थात उसका पेट हिला। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, लाल काली अर्थात लाल दांत, लाल होठ और काला चेहरा, इस प्रकार से दिखाते हुए 32 दांत दिखाते हुए बोलता है, क्या बोलता है, कैप्टन चश्मे वाले करता है, यानी कैप्टन चश्मे वाले करता है। अब देखिए क्या आगे वो कहता है, क्या करता है। हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए कि कैप्टन कौन है, वो क्या करता है। चश्मा चेंज कर देता है अर्थात चश्मा बदल देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देते हैं। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। हालदार को पता नहीं कि आखिरकार में नेताजी का चश्मा रोज क्यों बदल जाता है। कोई ग्राहक आ गया, समझो ग्राहक, ग्राहक का होता है ग्राहक, कोई कस्टमर आ गया होगा तो उसे बेच दिया होगा। उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, यानी कि जो चश्मा बदलता है उस कैप्टन की बात की गई है। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और उधर दूसरा बैठा दिया, अर्थात मूर्ति ने जो चश्मा पहना था वो चश्मा बेच दिया गया और सुभाष चंद्र की मूर्ति को एक नया चश्मा पहना दिया गया। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आ गई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है अर्थात उसे घायल कर देती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी की असुविधा हो रही हो, अर्थात ऐसा लगता है कि चश्मे के बिना नेताजी को परेशानी हो रही हो। इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध जिसे गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार जरूरत होती है तो जैसा मूर्ति पर लगा हो वैसा ही चश्मा
कि जब डिमांड की जाती है तो कैप्टन उसी चश्मे को बेच देते हैं। अर्थात बताया गया है कि कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए, माफी मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम वापस कर देता है। वाह भाई, खूब क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछ लिया। क्या पूछा? कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वो फिर आंखों ही आंखों में हंसा, अर्थात मन ही मन में हंसा और उसकी तोंद फिर से हिलने लगती है। कत्थे एक प्रकार का पदार्थ होता है जो खाया जाता है। तो कत्थे की डंडी फेंक कर पीछे मुड़कर उसने नीचे पिक थूकी, अर्थात जो पान खाया था उसे थूक दिया और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। तो अभी तक देखिए कैप्टन कौन था, अब मास्टर कौन है। पान वाले के लिए ये एक मजेदार की बात थी, लेकिन हवलदार के लिए एक चकित आश्चर्य कर देने वाला बात थी। यानी वो ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था, अर्थात उस मोहल्ले का, उस नगर का एक टीचर था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना ही ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। अर्थात मूर्ति तो बना ली, लेकिन इसे पारदर्शी कांच वाला चश्मा पत्थर पर कैसे बनाया जाए, ये उसके सामने समस्या रही होगी। या कोशिश की होगी लेकिन उसमें वो असफल हुआ होगा, या बताने बताने कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, अथवा पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा, वो निकल गया होगा। उफ, अब देखिए इतने सारे तर्क यहाँ पर दिए गए हैं उस मास्टर साहब के लिए। मास्टर साहब ने कोशिश तो अपनी तरह से बहुत की, लेकिन चश्मा नहीं बन पाया। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतूहल भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोई खोई पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े, पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? अब देखिए, आजाद हिंद फौज जिसकी स्थापना नेताजी ने खुद की थी। अब उस हवलदार साहब का मानना ऐसा था कि ये जो कैप्टन है, जो चश्मा वाला, क्या वो नेताजी का साथी है अथवा आजाद हिंद फौज का कोई एक सिपाही है। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती से दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। अब देखिए यहाँ पे जो कैप्टन था लंगड़ा था, लेकिन नेताजी से वो प्रेम करता था, लेकिन औरों की नजरों में क्या था, एक प्रकार का मजाक। बस यही मजाक उस हवलदार को पसंद नहीं आया। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया था, तो आश्चर्यचकित रह गया। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा दुबला पतला लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकनी अर्थात छोटा सा जो बक्सा होता है पेटी वह, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे अभी अभी एक गले से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं थी, फेरी लगाता था, अर्थात घूम घूम करके चश्मा बेचा करता था। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाला जो था, पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो लेखक थे, लेखक ने यहाँ पे हवलदार की बात की गई है। हवलदार के प्रश्नों से भी वह उब गया था। कौन उब गया था?
पान वाला उठ गया था। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, अतः जीप का जो ड्राइवर था वो भी व्याकुल हो रहा था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति के बदले हुए जो चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, तो कभी चौकोर, तो कभी लाल, तो कभी काला, तो कभी धूप का चश्मा, तो कभी बड़े कांचों वाला भोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता अर्थात खुशी से कुछ क्षण देने के लिए थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान वाला की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें भी बंद थी। इसका अर्थ ये होता है कि जो चश्मा बदलने वाला जो कैप्टन था वो कैप्टन शायद मर गया होगा। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए। हालदार साहब कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम अर्थात उस जाति का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम अर्थात कुर्बान कर देने वालों पर भी ये दुनिया हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके की ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घूमने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे में हृदय स्थली अर्थात हृदय की जमीन दिल की जमीन में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित लगाई गई होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन जो चश्मा लगाया करता था वह मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा ले। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे। रोको, जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने आकर अटेंशन अर्थात सावधान की मुद्रा में वे खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा हुआ था। सरकंडा एक प्रकार का लकड़ी होती है जिसे मूंज और सरई भी कहा जाता है। तो एक सरकंडे का छोटा सा चश्मा रखा हुआ था जैसा बच्चे बना लेते हैं। अब बच्चे जिस प्रकार से इस सरकंडे से चश्मा बनाते हैं ठीक उसी प्रकार का चश्मा नेताजी के चेहरे पर था। हालदार बहुत भावुक होते हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आती। चलो किसी बच्चे ने तो कम से कम इस प्रकार का चश्मा बना के लगा दिया, जो बच्चे शायद देखा ना गया हो। तो अगले वीडियो में हम फिर जल्द एक नई चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।